वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 26 जुलाई करंट अफेयर्स गैस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, डेली बेसिस पे आते हैं, तो आप इनको जरूर से जरूर कवर कीजिए। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। गैस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं। करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन हुई या जितनी भी चीज़ें होती हैं, मेंस के लिए सवाल हुए, सब चीज़ें वहीं पे प्रैक्टिस होती है, तो इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए प्रिपरेशन बैच चल रहा है। टेस्ट सीरीज चल रही है, मिनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं, जो चाहते हैं उसको ज्वाइन करना, वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए भी आप इसी नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 26 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले जो GS2 से न्यूज़ आ रही है, सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है हैदराबाद का नाम चेंज करने की। कि जो हैदराबाद का नाम है, एक सेकेंड वेट करते हैं, यस, तो थोड़ी सी एरर हो रही थी, टेक्निकल एरर हो रही थी। अब देखते हैं। तो जो नाम चेंज करने की बात की जा रही है कि हैदराबाद का नाम चेंज करके भाग्यनगर कर देने की बात करी जा रही है। तो सम लीडर्स ऑफ द बीजेपी, ये क्लेम किया है बीजेपी के कुछ लीडर्स ने कि हैदराबाद का पुराना नाम या पहला नाम भाग्यनगर हुआ करता था। सिंस एंशियंट टाइम्स द लैंड ऑफ माँ भाग्य लक्ष्मी हैज़ बिन कॉल्ड भाग्यनगर। तो ये कहा जा रहा है कि एंशियंट टाइम से, पौराणिक समय से, जो माँ भाग्य लक्ष्मी है उनका कि माँ भाग्य लक्ष्मी का मंदिर हुआ करता था वहाँ पे, कि उनकी ज़मीन थी ये, और वहाँ पे भाग्यनगर उसको कहा जाता था। अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट श्राइन, द भाग्य लक्ष्मी टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस लक्ष्मी इज एडजेसेंट टू द साउथ ईस्ट मीनार ऑफ द फेमस चार मीनार। तो जो चार मीनार है हैदराबाद में, उसके साउथ ईस्ट वाला जो पिलर है, वहाँ पर उसकी जो मीनारेट है, वहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी या भाग्य लक्ष्मी का मंदिर है, जिसको माना जाता है कि इन्हीं भाग्य लक्ष्मी देवी के नाम से ये जो भाग्यनगर है इसका नाम रखा गया था। उसके बाद आता है and is at the center of all the buzz around the name change. The temple, the politicians say, was named after भाग्यनगर। तो जो टेम्पल है उसको कहा जाता है कि टेम्पल का नाम भाग्यनगर पे रखा गया है। नेक्स्ट आता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोलैबोरेशन होने जा रहा है और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, लेकिन की बात की जा रही है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो सेंटर पीस होने जा रहे हैं। नया जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कोलैबोरेशन हो रहा है, यानी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज के ऊपर अगर आपको सवाल जब भी आंसर लिखना होता है मेंस में, तो आप वहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स को मेंशन कर सकते हैं। तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया डिसाइडेड टू स्ट्रेंथन देयर पार्टनरशिप इन द फील्ड ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड सप्लाई चेन्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। ऑस्ट्रेलिया ने ये कमिट किया है कि वो $5.8 मिलियन का 3 साल का भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप साइन करेगा। अब बात ये आती है कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स वो एलिमेंट्स हैं दैट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एसेंशियल मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज़, यानी कि मॉडर्न डे की, यानी कि आज के समय की, जो आधुनिक दिन की जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए जिन मटेरियल्स को की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए जो मिनरल्स चाहिए, उन मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। एंड आर एट रिस्क ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्शंस। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर देश के अंदर वो इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स जो हैं, जो मटेरियल्स हैं वो नहीं मिलते हैं। तो यानी कि इसके वजह से सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से भी दिक्कत आ सकती है। मान लेते हैं कि अगर हम कोई चीज़ ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं और वहाँ पर कभी वॉर हो जाए या समुद्र में कोई दिक्कत आ जाए कि रास्ते में शिप्स लगा दिए हैं किसी दूसरे कंट्री ने, और हमारे सप्लाई चेन अगर डिस्टर्ब हो गई, जिस तरह से कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान हुआ कि पूरी दुनिया जब रुक गई थी, उस टाइम पे जो सप्लाई चेन थी वो कम हो गई थी, सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो गए थे, तो उस समय पे क्या दिक्कत आएगी कि आपके पास वो सामान नहीं आ पाएगा। तो जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी पे आप काम नहीं कर पाएंगे। दीज मिनरल्स आर नाउ यूज्ड एवरीवेयर फ्रॉम मेकिंग मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स टू बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज जैसे कि सोलर पैनल और विंड टर्बाइंस। तो अब ये जो मिनरल्स हैं ये हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने में हो, कंप्यूटर्स बनाने में है, बैटरीज बनाने में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं, या ग्रीन टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जैसे कि सोलर पैनल बनाने में, विंड टर्बाइंस बनाने में। सब चीज़ों में जो मिनरल्स हैं उनका इस्तेमाल होता है, और वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं और वो भारत के अंदर नहीं मिलते, उनको हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल नीड्स एंड स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस, डिफरेंट कंट्रीज देयर क्रिएट देयर ओन लिस्ट। तो हर कंट्रीज़ ने अपनी अपनी लिस्ट बना रखी है कि भाई उनको कौन कौन से मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी ऑन विच दे आर वर्किंग, कि वो जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जिस चीज़ की उनको रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से उन्होंने लिस्ट भी बना रखी है। हाउएवर सच लिस्ट मोस्टली इंक्लूड ग्रेफाइट। अब देखिए सब चीज़ों के अंदर ज़्यादातर क्या चीज़ें होंगी, ग्रेफाइट होगा, लिथियम होगा, कोबाल्ट होगा जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, बैटरी बनाने के लिए यूज़फुल है। फिर रेयर अर्थ मिनरल्स होंगे जैसे कि मैग्नेट्स हैं, सिलिकॉन हैं,
जो कि हमें ज़रूरत होंगे कंप्यूटर की चिप्स बनाने में, सोलर पैनल्स बनाने में, यानी कि ज़्यादातर देश आजकल इसी पे काम कर रहे हैं। तो सभी देशों की ये तो एटलीस्ट रिक्वायरमेंट्स है ही। एरोस्पेस, कम्युनिकेशंस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज ऑल्सो रिलाई ऑन सेवरल सच मिनरल्स एज दे आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, रेडियो सेट्स एंड अदर क्रिटिकल इक्विपमेंट्स। अब बात करते हैं कि वाई इज़ दिस रिसोर्स क्रिटिकल, यानी कि ये क्रिटिकल क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है। तो एज कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड स्केल अप देयर ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी एंड डिजिटल इकोनॉमी, दीज क्रिटिकल रिसोर्सेज आर की टू द इकोसिस्टम। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चेंज लाने के लिए ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो हमें डिजिटल इकोनॉमी बनानी हो या क्लीन एनर्जी पे जो हम काम कर रहे हैं, इन सब के लिए ये मिनरल्स हमें ज़रूरी चाहिए। एनी सप्लाई शॉक कैन सीवियरली इम्पेरल द इकोनॉमी एंड स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी ऑफ अ कंट्री ओवर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। जिस तरह से कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान दुनिया को ये समझ में आया कि मान लेते हैं कि जैसे भारत है, कि भारत जो है वो चाइना पे ओवर डिपेंडेंट है। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, अगर हम एक फार्मास्यूटिकल्स का ही एग्जांपल लें, भारत को दुनिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहा जाता है कि भारत में से दवाइयाँ जाती हैं। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ये समझ में आया कि भारत कहने को ही फार्मास्यूटिकल्स की इंडस्ट्री है, लेकिन उस दवाई को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो बेसिकली ज़्यादातर चाइना से आते थे। तो अब ये समझ में आता है कि भारत कहने को तो है पूरी दुनिया में कि सबसे ज़्यादा मेडिसिन भारत बनाता है, तो पूरी दुनिया में सप्लाई करता है, लेकिन उन दवाइयों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल अगर चाइना से आ रहा है और चाइना ने उस टाइम पे सामान देने से मना कर दिया क्योंकि उस टाइम पे कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस थी, शिप्स वगैरह ट्रैवल नहीं कर रहे थे, तो भारत में भी दवाइयों की कमी होने लगी थी। यानी कि ऐसा करके भी क्या फ़ायदा कि आप अगर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो जाएँ तो आपकी उस इंडस्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपको रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा। तो जो उसके लिए रॉ मटेरियल हुआ करता था, APIs जिसको हम बोलते थे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो हम बेसिकली चाइना से मंगाते थे। तो यही कहा जा रहा है कि मान लेते हैं अगर कभी सप्लाई शॉक हो, यानी कि रॉ मटेरियल में अगर शॉक हो जाए, कमी आ जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पूरी अर्थव्यवस्था है और जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी आपकी उस कंट्री की, वो ओवर डिपेंडेंट हो जाएगी किसी दूसरे देश पे। दे आर क्रिटिकल एज द वर्ल्ड इज़ फास्ट शिफ्टिंग फ्रॉम अ फॉसिल फ्यूल इंटेंसिव टू अ मिनरल इंटेंसिव एनर्जी सिस्टम। अब तो ये कहा जा रहा है कि जो दुनिया है वो फॉसिल फ्यूल इंटेंसिव से लेके अब मिनरल इंटेंसिव एनर्जी सिस्टम की तरफ जा रही है। तो मिनरल इंटेंसिव कैसे हो गए, क्योंकि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनकी हेल्प से चीज़ों को बनाने की बात की जा रही है। तो भारत ने क्या स्टेप्स लिए हैं, तो भारत ने एक काबिल बनाया है, काबिल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। की मिनरल्स के लिए खनिज का मतलब हो गया मिनरल्स, और विदेश का मतलब हो गया कि फॉरेन से हम, यानी कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ डील करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जो कि एक जॉइंट वेंचर है 3 पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ का, जिससे कि हम इंश्योर कर सकते हैं कि एक कंसिस्टेंट सप्लाई होती रहे क्रिटिकल और स्ट्रेटजिक मिनरल्स की भारत के मार्केट में। वाइल काबिल या कबिल जो भी है, जिसको भी आप प्रोनाउंस करेंगे, कि वुड इंश्योर मिनरल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, इट वुड ऑल्सो हेल्प इन रियलाइजिंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। फिर ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस है और काबिल है, हैड रिसेंटली साइंड एन MOU। तो इन्होंने MOU साइन किए हैं। अगर हम काबिल देखें तो काबिल क्या है, तो मिनिस्ट्री, जो माइंस मिनिस्ट्री है, उसने जॉइंट वेंचर बनाया था खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के नाम से। और इसके साथ साथ कौन मेंबर्स बने, एक तो बने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि नालको, और हिंदुस्तान कॉपर SCL, और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन यानी कि MECL। जो इक्विटी पार्टिसिपेशन है वो 40-30-30 का है, यानी 40% जो पैसा खर्च करेंगे वो माइंस की मिनिस्ट्री करेगी, फिर 30%, इस तरह से करके इसमें खर्चा होगा। इस तरह से इसको बनाया गया है। नेक्स्ट आता है, उज़्बेकिस्तान से न्यूज़ आ रही है कि हुआ आर्दा कारकल पक्ष। अब देखिए, कराकल पक्ष एक आप कह सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं। ये उज़्बेकिस्तान का एक प्रोविंस है, उसके लोग हैं जो इस टाइम पे अनरेस्ट में हैं, यानी कि वहाँ पे कुछ दिक्कतें चल रही हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये कराकल पक्ष क्या है। ये रीजन पूछा जा सकता है आपसे न्यूज़ में कि ये कहाँ का रीजन है, किस कंट्री से बिलोंग करता है, या ये पूछ लेंगे कि ये कौन से एरिया में है, कि मिडल ईस्ट में, एशिया में है या सेंट्रल एशिया में है। इस तरह से करके भी पूछा जा सकता है आपसे, तो उसको मैप के थ्रू भी समझेंगे। तो देखते हैं, सेवरल किल्ड इन क्रैक डाउन ऑन प्रोटेस्ट इन उज़्बेकिस्तान ऑटोनोमस प्रोविंस ऑफ कराकल पाकिस्तान। तो देखिए, कराकल पाकिस्तान करके एक प्रोविंस है उज़्बेकिस्तान का, तो वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था। तो जब उज़्बेकिस्तान की सरकार ने वहाँ पे क्रैकडाउन किया तो उसमें कई सारे जो लोग थे, कई सारे जो प्रोटेस्टर्स थे, जो आंदोलनकारी थे, वो उनकी मृत्यु हो गई। द प्रोटेस्ट्स हैड ब्रोकन आउट इन रिस्पॉन्स टू द गवर्नमेंट्स प्लान टू रेस्ट्रिक्ट द रीजन्स लॉन्ग हेल्ड ऑटोनॉमी। अब देखिए, बात क्या हो रही है कि सरकार चाह रही है कि जो कराकल पाकिस्तान को ऑटोनॉमी मिली हुई है उस ऑटोनॉमी को ख़त्म की जाए, यानी कि जो वो स्वायत्ता मिली हुई है उनको ख़त्म किया जाए। तो अगर उसको ख़त्म किया जाएगा तो लोग जो हैं उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठा रहे हैं। सेम वही चीज़ हो रही है जिस तरह से चाइना हांगकांग में करना चाह रहा है, चाइना ताइवान में करना चाह रहा है, या मकाऊ में करना चाह रहा है। उस हिसाब से उज़्बेकिस्तान का जो अपना प्रोविंस है कराकल पाकिस्तान,
वो ये चीज़ वहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो अगर हम देखें ये कराकल पक्ष कौन है, द नेम कराकल पक्ष इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द कराकल पक पीपल, जो कि एक एथनिक माइनॉरिटी थी अराउंड 2 मिलियन की, यानी कि 20 लाख लोग करीब हैं इस कम्युनिटी के, एथनिक माइनॉरिटी के, ये लोग वहाँ पे रहते हैं। कराकल पक ट्रांसलेट्स टू ब्लैक हैट रेफरिंग टू द ट्रेडिशनल हेड गियर, तो इसका मतलब होता है ब्लैक हैट। कराकल पक का मतलब है ब्लैक हैट, जो ये लोग पहनते हैं, ट्रेडिशनल इनका हेड गियर है, सिर पे पहनते हैं पगड़ी के रूप में। द कराकल पक्स कंसिडर देमसेल्व्स टू बी अ डिस्टिंक्ट कल्चरल ग्रुप इन उज़्बेकिस्तान, तो वे समझते हैं अपने आप को कि वे उज़्बेकिस्तान के जो कल्चरल ग्रुप्स हैं उसमें से एक अलग कल्चरल ग्रुप है। देयर टर्किक लैंग्वेज कराकल पक इज़ क्लोजली रिलेटेड टू कज़ाक एंड इज़ वन ऑफ द 7 लैंग्वेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन उज़्बेकिस्तान पब्लिक स्कूल, तो उनकी लैंग्वेज कौन सी है, टर्किक लैंग्वेज है। और कराकल पक जो है वो कज़ाकिस्तान के जो लोग हैं, कज़ाक जो लोग हैं, उनसे क्लोजली रिलेटेड है, और उनकी जो लैंग्वेज है उज़्बेकिस्तान के स्कूल्स में पढ़ाई भी जाती है। देयर सेपरेट लैंग्वेज इज़ अ क्रूशल आस्पेक्ट ऑफ देयर कल्चरल आइडेंटिटी, तो जो उनकी लैंग्वेज है वो बड़ी अलग है, इसी वजह से उनकी जो आइडेंटिटी है वो भी अलग से पहचान में आती है, यानी कि उनकी आइडेंटिटी के लिए उनकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन देयर genealogical narrative, the Karakal Paks claim to share a common point of origin with the neighboring Kazakhs, Uzbeks and Turkmen। तो देखिए तुर्कमेनिस्तान के तुर्कमेन लोग हो गए, उज़्बेकिस्तान के उज़्बेक हो गए, और कज़ाकिस्तान के कज़ाक हो गए। तो कराकल पक्ष का कहना ये है कि अगर हम उनकी जीनियोलॉजी देखें, यानी कि बहुत पुराने समय से देखें, जो जीन्स के थ्रू जो लोग आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कज़ाक लोग, उज़्बेक लोग और तुर्कमेन लोग जो हैं वो एक कॉमन है, यानी कि इनके अंदर उनका कहना ये है कि ये तीनों लोगों के अंदर कराकल पक्ष के कॉमन लोग हैं। द कराकल पक्स हु लिव साउथ ऑफ द अरल सी ऑल्सो फेस सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। देखिए अरल सी के ये साउथ में रहते हैं, और वहाँ पे भी इनको बहुत दिक्कत हो रही है। इंक्रीज रेट्स ऑफ थ्रोट कैंसर, एक तो थ्रोट कैंसर वहाँ पे बढ़ रहा है लोगों के, किडनी की प्रॉब्लम्स हो रही है, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है यहाँ पे। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा AMR जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, वो यहीं पे है। दिस इज़ बिकॉज द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स दैट वर यूज फॉर कॉटन फार्मिंग सैचुरेटेड द सराउंडिंग लैंड एंड वर कैरीड अक्रॉस द रीजन बाय विंड ब्लोइंग अक्रॉस द एक्सपोज्ड सीबेड। अब देखिए वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि अरल सी सूख रहा है। जैसे अरल सी सूख रहा है तो अरल सी का जो सीबेड है वो एक्सपोज्ड हो गया है, तो वहाँ पर लोग खेती कर रहे हैं। तो वहाँ पे अगर लोग खेती कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉटन की जो फार्मिंग हो रही है, तो कॉटन की फार्मिंग के दौरान जो पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स डाले जा रहे हैं, तो हवा के साथ बह के वो जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनको जब वो इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो वो उनकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं वो पेस्टिसाइड, जिसकी वजह से सारी ये बीमारी हो रही है उनके अंदर। तो इस रीजन की हिस्ट्री अगर देखें तो कराकल पाक पीपल सेटल्ड अराउंड द अमू दरिया, वहाँ पे अमू दरिया एक रिवर है, अ रिवर दैट फीड्स इनटू द अरल सी इन द 18th सेंचुरी। तो 18वीं शताब्दी में वे लोग वहाँ पे सेटल्ड हुए, और अमू दरिया जो रिवर थी पहले वो अरल सी में पानी डालती थी। अब जब उसका सोवियत यूनियन ने जब उसका जो डायरेक्शन थी उस रिवर की वो चेंज कर ली, तो अब क्या हुआ, अब वहाँ पे जो अरल सी है वो धीरे धीरे सूखता जा रहा है। कराकल पाकिस्तान वाज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑटोनोमस रिपब्लिक इन उज़्बेकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1992। तो जब USSR टूटा, उज़्बेकिस्तान नया देश बना, तो उज़्बेकिस्तान में उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 1992 में, ये कहा गया कि कराकल पाकिस्तान जो है ये अपने आप में एक ऑटोनोमस रिपब्लिक है एंड हैज़ द राइट टू सिसीड फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ अ नेशन वाइड रेफरेंडम। और ये भी कहा कि उसके पास उज़्बेकिस्तान से अलग होने का हक है वहाँ पे रेफरेंडम के बेसिस पे। अगर लोगों से रेफरेंडम करवाया जाए और लोगों ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि हम उज़्बेकिस्तान से अलग हो जाएं, तो उस टाइम के 92 के संविधान में लिखा गया था कि ये जो कराकल पाकिस्तान का रीजन है ये अलग हो सकता है। Violent protests broke out in the impoverished Karakal, Pakistan after President, who has been in power since 2016, published a draft amendment to the Uzbek constitution recently, which removed the region's right to secede Uzbekistan by a referendum। तो अब वहाँ पे वॉयलेंट प्रोटेस्ट क्यों हुए? वहाँ पे वॉयलेंट प्रोटेस्ट इसलिए हुए क्योंकि जो 2016 से वहाँ पे राष्ट्रपति बने हुए हैं शवकात मिर्जियोयेव, तो इन्होंने अभी एक नया ड्राफ्ट अमेंडमेंट लाए हैं उज़्बेक कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो रीजन है अब ये रीजन अलग होने का हक नहीं रखता। रेफरेंडम करवा लो चाहे कुछ भी करवा लो, अब ये हक नहीं रखेगा अलग होने का हक उज़्बेकिस्तान से। तो देखते हैं कि अगर ये पूरा रीजन उज़्बेकिस्तान का ये रीजन है, यहाँ पे ऊपर कज़ाकिस्तान है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है ये कराकल पाकिस्तान है, और कराकल पाकिस्तान पे आप देख सकते हैं कि ये साउथ अरल सी है। ठीक है, यहाँ पे अरल सी है और ये रिवर सिर दरिया है, और यहाँ पे रिवर एक अमू दरिया बहती थी, जो अमू दरिया रिवर का रास्ता रोक दिया गया है। तो हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे ये एरिया है कराकल पाकिस्तान का, बस आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है वाई तेलंगानाज फ्लोटिंग सोलर प्लांट इज़ ग्रीनर देन द वंस ऑन द ग्राउंड। अब देखिए तेलंगाना में एक जो सोलर प्लांट बनाया गया है वो फ्लोटिंग है, यानी कि वो एक लेक के ऊपर या एक डैम का जो लेक बनाया हुआ है उसके ऊपर वो फ्लोट कर रहा है सोलर पावर प्लांट।
तो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो सोलर प्लांट है ये दूसरे प्लांट से जो कि हम ज़मीन पे लगाते हैं उससे कैसे अच्छा है। तो इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इज़ नाउ फुल्ली ऑपरेशनल एट रामागुंडम तेलंगाना पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट। तो जो तेलंगाना का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका है। 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया गया है। इसको NTPC ने बनाया है, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने इसको बनाया है। अकॉर्डिंग टू NTPC एज ऑफ July 1 आफ्टर द कमिशनिंग ऑफ द प्लांट द टोटल कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी जो है साउथ रीजन की वो 217 मेगावाट हो चुकी है। यानी कि जैसे ही इसको चालू किया उससे 217 मेगावाट हो चुका है पूरी साउथ इंडिया में जो सोलर पैनल्स लगा के सोलर कैपेसिटी हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि सोलर प्लांट्स जो हैं वो फ्लोटिंग जो सोलर प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो सोलर प्लांट्स और सोलर फार्म्स कैन आइदर बी इंस्टॉल्ड ऑन लैंड। अब देखिए ये जो सोलर प्लांट्स हैं या सोलर फार्म्स हैं या तो हम इनको ज़मीन पे लगा लो या इनको रिजर्वायर के सरफेस पे लगा लो, जैसे कि किसी डैम का जो रिजर्वायर है, लेक है, अगर आप उस पर चाहें तो उस पर भी लगा सकते हैं। ऑल्दो दीज फ्लोटिंग फार्म्स आर स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव दैन ट्रेडिशनल लैंड सरफेस फार्म। सिंपल सी चीज़ है कि पानी पे लगाएंगे तो वहाँ पे वो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली बैठेगा एज़ कंपेरिजन टू अगर हम उसको ज़मीन पे लगाएंगे तो। इन टाइम्स वेन लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स आर नॉट अवेलेबल फ्लोटिंग फार्म्स डू नॉट एक्वायर लैंड एक्विजिशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ फोटोवोल्टाइक पैनल्स। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ज़मीन पे लगाने के लिए आपको प्रॉपर्ली पहले किसी से ज़मीन लेनी पड़ेगी, चाहे रेंट पे लें चाहे ख़रीदें, और तभी आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसको पानी के ऊपर लगाना है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मान लेते हैं जो एक डैम का पीछे का रिजर्वायर होगा, अगर वहाँ पे जो पानी भरा हुआ है तो अगर आप उस पानी के ऊपर उसको लगाना चाहेंगे तो उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दे आर मोर एफिशिएंट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वाटर एट द बॉटम हेल्प्स टू कीप देम कूल। अब इससे ये भी होता है कि अगर ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और नीचे पानी है तो वो नीचे जो पानी होगा वो उन सोलर पैनल्स को थोड़ा ठंडा रखने में भी कुछ हेल्प करेगा। और ये भी चीज़ होगी कि वहाँ से जो इवेपोरेशन है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो धूप होगी वो पानी के ऊपर नहीं डल पाएगी। तो जिससे पानी के ऊपर नहीं डल पाएगी तो पानी का जो लॉस है वहाँ पे ड्यू टू इवेपोरेशन, वाष्पीकरण के द्वारा, वो भी कम हो जाएगा। दे ऑल्सो रिड्यूस वाटर इवेपोरेशन देयर बाय सेविंग मोर वाटर फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन। तो और ज़्यादा पानी वहाँ पे अवेलेबल रहेगा हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए। तो बात करते हैं कि प्रोजेक्ट अपने आप में यूनिक कैसे है। द प्रोजेक्ट इज़ यूनिक एज ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, हाई टेंशन पैनल्स टू सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, ये सभी के सभी वहाँ पे फ्लोटिंग फेरो सीमेंट प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल्ड हैं। यानी कि सभी चीज़ें जो हैं पूरी की पूरी उस रिजर्वायर पे ही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है वो ज़मीन पर हो, सब की सब वहाँ पे चीज़ें तैर रही हैं। अकॉर्डिंग टू NTPC, एंटायर फ्लोटिंग सिस्टम इज अटैच्ड टू द डेड वेट प्लेस्ड इन द बैलेंसिंग रिजर्वायर बेड बाय मीन्स ऑफ स्पेशल हाई मॉडुलस पॉलीथाइलिन रोप्स। यानी कि रोप्स के द्वारा कुछ एक काउंटर वेट भी रखा गया है जिससे कि वो बह के इधर ना जाएं, अपनी जगह ही खड़ा रहे। द पावर जनरेटेड इज इवैक्यूएटेड टू द एग्जिस्टिंग स्विच यार्ड थ्रू 33 किलोवोल्ट अंडरग्राउंड केबल। और ये इन्वायरमेंट को हेल्प करने में कैसे हेल्प कर रहा है इन्वायरमेंट के लिए, सिंपल चीज़ है। एक तो ये इवेपोरेशन का रेट कम कर दे रहा है और इससे क्या होगा, फर्दर मोर विद मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट फॉर मोस्ट एसोसिएटेड ड्रेनेज सिस्टम्स द अवेलेबल लैंड कैन बी बेटर यूटिलाइज। तो ये कहा जा रहा है कि जो जिस ज़मीन पे इसको लगाया जाता उस ज़मीन को रिकॉग्नाइज करके आप उस ज़मीन पे कोई और बेटर डेवलपमेंट कर सकते हैं। वेयर एज इन द केस ऑफ लैंड माउंटेड सोलर फार्म्स विच रिक्वायर लार्ज लैंड सर्फेस एरियाज। अगली न्यूज़ वापस ऑस्ट्रेलिया से आ रही है और ऑस्ट्रेलिया में ये आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया चाह रही है कि वो अपने जो हनी बीज हैं यानी कि जो मधुमक्खी हैं वो लाखों मधुमक्खियों को वहाँ पे मार रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी तक काफ़ी टाइम से इससे बचता आया है लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया नहीं बच पा रहा है। एक बीमारी है, एक मक्खी है, एक कीड़ा है आप कह सकते हैं, वो वहाँ पर जो हनी बीज हैं उनको ख़त्म कर देता है। तो उसके वजह से जिससे कि उसका स्प्रेडिंग ना हो उस माइट का, तो वहाँ पे जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया की हनी बीज की, उससे बचने की कोशिश की जा रही है। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली मेजर हनी प्रोड्यूसिंग कंट्री दैट हैज़ सो फार मैनेज्ड टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ अ माइट फेटल टू बीज। अब देखिए एक मच्छर है या कीड़ा है, माइट है, उस माइट से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश था जो अपने आप में हनी प्रोड्यूसिंग कंट्री भी है बहुत ज़्यादा, और वो अब तक बचता भी आ रहा था इस कीड़े से, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। मिलियंस ऑफ बीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड टू हेल्प कंटेन द स्प्रेड ऑफ द डेडली वरोआ माइट। अब देखिए एक वरोआ माइट करके है जिसके वजह से दिक्कत आ रही है, विच रीअपियर्ड इन द कंट्री लास्ट वीक नियर द पोर्ट ऑफ न्यू कैसल। ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली मेजर हनी प्रोड्यूसिंग कंट्री फ्री फ्रॉम वरोआ माइट। तो अब तक ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र हनी प्रोड्यूसिंग कंट्री ऐसा हुआ करता था जो कि अपना एक मेजर हनी प्रोड्यूसिंग कंट्री था और जो वरोआ माइट से फ्री था। ये जो पेस्ट डिस्कवर हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, ये न्यू साउथ वेल्स में हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये अगर मैप है ऑस्ट्रेलिया का, तो यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स ये आपको देखेगा, और यहाँ पे ये जो न्यू कैसल है सी के पास, तो यहीं पे
ये जो माइट है, बरोआ माइट है, ये आपको देखने को मिल रहा है। और यहीं पर एक रीफ भी है। यहाँ पे कौन सी रीफ है जो इस कोस्ट की तरफ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पे जो रीफ है वो बहुत बड़ी रीफ है दुनिया की, तो वो कौन सी रीफ है, क्या नाम है उसका, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। बीहाइव्स आर मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखिए बीहाइव्स जो होते हैं यानी कि जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाते हैं। अ प्रोसेस क्रूशियल टू ऑस्ट्रेलियाज $15 बिलियन हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री बिकॉज दे आर यूज टू हेल्प पॉलिनेट क्रॉप्स, क्योंकि मधुमक्खियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्रॉप्स को पॉलिनेट करने में। द माइट्स विच आर रेडिश ब्राउन एंड अबाउट द साइज ऑफ अ सेसमे सीड कैन स्प्रेड फ्रॉम बी टू बी एंड थ्रू बी कीपिंग इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कॉम्स दैट हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। देखिए कई सारी चीज़ों से वो जो वो कीड़ा है वो आगे फैल सकता है। अगर वो कीड़ा लगना शुरू हो गया तो उसके बाद वो जितने भी मधुमक्खी के छत्ते होते हैं या मधुमक्खियाँ होती हैं उनको ख़त्म करता चल जाता है। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड द माइट्स कुड किल एन एंटायर कॉलोनी ऑफ दी हनी बीज। नेक्स्ट आता है, भारत सरकार ने जो ड्यूटी है गोल्ड इम्पोर्ट्स पर उसको बढ़ा दिया है, जिससे कि लोग सोना कम खरीदें और जो भारत का बढ़ता हुआ करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कुछ कम हो पाए। तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट ड्यूटी थी गोल्ड पे वो 15% तक बढ़ा दी है। पहले ये 10.75% हुआ करती थी, और जिससे कि इंडियन रुपये की जो वैल्यू है उसको अरेस्ट किया जा सके, उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। जो इंडियन रुपये की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है उसको थोड़ा सा रोका जा सके, उसके वजह से जो गोल्ड इम्पोर्ट है गोल्ड इम्पोर्ट को कम करने की बात की जा रही है। अभी तक 10.75% इंटरेस्ट रेट लगा करता था उस पर, या आप कह सकते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी लगा करती थी, नॉट इंटरेस्ट रेट, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा करती थी 10.75%, उसको कम करके 15%, उसको ज़्यादा करके 15% लगाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है साइंस एंड टेक से कि लार्ज हेड्रोन कोलाइडर जो बना हुआ है, जिसको काफ़ी टाइम पहले बनाया गया था 8-10 साल पहले, उसको दोबारा स्टार्ट किया गया है और वो अब नई नई और डेवलपमेंट्स कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ साल के मेंटेनेंस के बाद 2 या 3 साल के मेंटेनेंस के बाद उसको दोबारा स्टार्ट किया जा रहा है। तो अब ये क्या चीज़ है, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर क्या है और अब तक इसने क्या डिस्कवरी की है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर क्या है और ये कौन से आंसर्स ढूंढने के लिए काम कर रहा है, तो देखते हैं। दुनिया का मोस्ट पावरफुल पार्टिकल कोलाइडर, देखिए ये पार्टिकल कोलाइडर है, यानी कि एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से टक्कर करवाने के लिए, कोलाइड करवाने के लिए इसको बनाया गया है। जो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है will begin smashing protons into each other at unprecedented levels of energy beginning 5 जुलाई। तो 5 जुलाई से इसको स्टार्ट किया गया था। तो व्हाट इज़ लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, अगर हम देखें तो ये दुनिया का लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सीलरेटर है, यानी कि जो पार्टिकल है यानी कि प्रोटोन है उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए है, जिससे कि दो पार्टिकल्स आपस में टकराएं। ये एक जाइंट कॉम्प्लेक्स मशीन है जो कि स्मॉलेस्ट नॉन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल थिंग्स को जानने के लिए बनी है। यानी कि स्मॉलेस्ट नॉन बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, यानी हम ये कहें अगर हर चीज़ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनी है तो यानी कि वो अब तक स्मॉलेस्ट चीज़ है, इससे नीचे हमें नहीं पता। कुछ चीज़ें पता हैं, उसके ऊपर हालांकि रिसर्च चल रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबसे छोटे हैं। तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ने के लिए इसको बनाया गया है। स्ट्रक्चरली ये अपने आप में 27 किलोमीटर लंबी एक ट्रैक लूप है जो कि धरती से 100 मीटर नीचे है। यानी कि अगर मैं देखें तो अगर हम देखें तो ये अगर ग्राउंड लेवल है तो इससे 100 मीटर अगर आप नीचे चले जाएंगे ज़मीन के अंदर तो वहाँ पर इस तरह से ये गोले के रूप में बनी हुई है, और ये स्विस और फ्रेंच बॉर्डर पे है, यानी कि स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे इसको बनाया हुआ है। तो ये काम कैसे करती है अगर देखें तो इन इट्स ऑपरेशनल स्टेट इट फायर्स 2 बीम्स ऑफ प्रोटॉन्स ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये 2 बीम्स जो हैं प्रोटॉन्स की, उनको लाइट की स्पीड पे, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट चलती है, तो उस स्पीड से ये जो प्रोटॉन्स की बीम्स हैं उनको छोड़ता है इन अपोजिट डायरेक्शंस इनसाइड अ रिंग ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कीप्स द प्रोटॉन्स इन अ टाइट बीम एंड गाइड्स देम अलॉन्ग द वे। तो यानी कि वो उसको सही से रखता है, उनको गाइड करता है एज दे ट्रैवल थ्रू द बीम पाइप्स एंड फाइनली कोलाइड। तो वो बीम पाइप से वो फ्लो होते चल जाते हैं प्रोटॉन्स और बाद में जाके फाइनली वो टकरा जाते हैं। जस्ट प्रायर टू कोलिजन अनदर टाइप ऑफ मैग्नेट इज यूज्ड टू स्क्वीज द पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ कोलिजन्स। टकराने से जस्ट पहले, जिससे कि जो टकराव है, जो कोलिजन है, वो बिल्कुल एक्यूरेटली हो, तो वहाँ पर एक और मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं वो इतना पास आ जाएं कि वो एक दूसरे से बच के ना जा पाएँ और एक दूसरे से डेफिनेटली टकरा जाएं। द पार्टिकल्स आर सो टाइनी दैट द टास्क ऑफ मेकिंग देम कोलाइड इज लाइक टू फायरिंग 2 needles 10 kilometers अपार्ट विद सच प्रिसीजन दैट दे मीट हाफ वे। तो ये कुछ इसी तरह से है, जिस तरह से मान लेते हैं कि हमने अगर दो पर्सन है, एक पर्सन यहाँ पे है और एक पर्सन यहाँ पे है, और इनके बीच की दूरी अगर 10 किलोमीटर है, तो एक ने यहाँ से एक नीडल फेंकी और यहाँ से इसने एक नीडल फेंकी,
और ये कोशिश करें कि हम यहाँ बीच में आके ये दोनों नीडल आपस में टकरा जाएं। तो ये इतनी ही प्रिसीजन है, आप मान सकते हैं कि अगर आप इस तरह से काम कर सकते हैं कि यहाँ से आप एक सुई फेंकें, एक शूट करें सुई को, और एक सुई को यहाँ से शूट करें, और वे दोनों सुइयाँ यहाँ पे आके टकरा जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने प्रिसीजन का काम हो सकता है। द पार्टिकल्स आर सो टाइनी, हम पढ़ चुके हैं। सिंस द लार्ज हेड्रोन कोलाइडर्स पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैरी ऑलमोस्ट एज मच करंट एज अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, दे मस्ट बी केप्ट चिल्ड, उसको ठंडा रखने की ज़रूरत है। LHC यूजेज अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ लिक्विड हीलियम, लिक्विड हीलियम वहाँ पे चलता है, टू कीप इट्स क्रिटिकल कंपोनेंट्स अल्ट्रा कोल्ड, जिससे कि यानी कि उसको बहुत ज़्यादा ठंडा रखने के लिए -271 डिग्री सेल्सियस पर रखने के लिए। इंटरस्टेलर स्पेस से भी ये ठंडा हो गया, यानी कि इंटरस्टेलर स्पेस इससे थोड़ा सा गर्म होता है, जबकि ये और से भी ज़्यादा ठंडा हो गया, और अल्ट्रा कोल्ड रखने के लिए वहाँ पे लिक्विड हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल द कंट्रोल्स फॉर द एक्सीलरेटर, इट्स सर्विसेज एंड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर आर हाउस्ड अंडर वन रूफ एट द सर्न कंट्रोल सेंटर। तो जितने भी कंट्रोलर्स हैं, एक्सीलरेटर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सिर्फ एक ही छत के नीचे हैं, सब चीज़ें वहीं पर हैं। सर्न का जो यानी कि CERN का जो कंट्रोल सेंटर है, वहीं पे इसको रखा जाता है। द बीम्स इनसाइड द LHC आर मेड टू कोलाइड एट 4 लोकेशन, तो 4 लोकेशंस पे ये कोलाइड करवाया जाता है अराउंड द एक्सीलरेटर रिंग। तो कहाँ कहाँ पे है, एक तो एटलस है, CMS है, LICE एंड LHCb, जो प्रीवियस रन्स हैं, और गॉड पार्टिकल डिस्कवरी अगर हम देखें तो 2012 में साइंटिस्ट्स एट सर्न हैड अनाउंस्ड टू द वर्ल्ड द डिस्कवरी ऑफ द हिग्स बोसोन। अब देखिए 2012 में जब इसको चलाया गया था, तो उस टाइम पे सर्न ने डिस्कवरी की थी कि एक हिग्स बोसोन की उन्होंने डिस्कवरी की, या गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी की ड्यूरिंग द लार्ज हेड्रोन कोलाइडर्स फर्स्ट। जब पहली बार इसको चलाया गया था, तब हमने हिग्स बोसोन की या गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी की थी। द डिस्कवरी कंक्लूडेड द डेकेड्स लॉन्ग क्वेस्ट फॉर द फोर्स कैरिंग सब एटॉमिक पार्टिकल। तो यानी कि ये जिस चीज़ पे सवाल उठ रहे थे कि कौन सी फोर्स है वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कैरी करती है, एंड प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द हिग्स मैकेनिज्म, अ थ्योरी पुट फोर्थ इन द मिड-60s। तो हिग्स मैकेनिज्म की जो थ्योरी थी कि एक हिग्स बोसोन जैसा कोई पार्टिकल होगा, ये 1960s में रखी गई थी, जिसको 2012 में जब ये मशीन बना के इसको चलाया गया तब पता चला उसके बारे में। द हिग्स बोसोन एंड इट्स रिलेटेड एनर्जी फील्ड आर बिलीव टू हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। माना जाता है कि हिग्स बोसोन की जो थ्योरी है, इसने यूनिवर्स को बनाने में, यानी कि अंतरिक्ष को बनाने में, हम कह सकते हैं ब्रह्मांड को बनाने में हेल्प की है। दिस लेड टू पीटर हिग्स एंड हिज कोलैबोरेटर फ्रैंकोइस एंगलर्ट बीइंग अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 2013। तो 2013 में उनको उसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अगर देखें तो हिग्स बोसोन क्या हैं, 2012 में जो नोबेल विनिंग डिस्कवरी है हिग्स बोसोन की, जिसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स को वैलिडेट किया, जिसने ये भी प्रेडिक्ट किया कि अबाउट 60% ऑफ द टाइम हिग्स बोसोन विल डिके टू अ पेयर ऑफ बॉटम क्वार्क्स। अब ये क्वार्क्स क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। 1960s में पीटर हिग्स थे, वो पहले पर्सन थे जिन्होंने कहा था कि ऐसा कोई पार्टिकल भी हो सकता है, यानी कि हिग्स बोसोन जैसा, यानी कि बोसोन जैसा कोई पार्टिकल हो सकता है। तो हिग्स जो है इसलिए नाम दे दिया गया शुरू में, क्योंकि उनको आप कह सकते हैं रेस्पेक्ट देने के लिए हम कह सकते हैं कि उनको नाम दे दिया गया। द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स इज द थियरी विच डिस्क्राइब्स 3 ऑफ द 4 नोन फंडामेंटल फोर्सेज। तो 3 में से 4 जो फोर्सेज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, वीक और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस में इंक्लूड नहीं की हुई है। साइंटिस्ट डू नॉट येट नो हाउ टू कंबाइन ग्रेविटी विद द स्टैंडर्ड मॉडल। और हिग्स पार्टिकल जो है अपना एक बोसोन है, और बोसोन क्या है, ये वो पार्टिकल्स हैं जो पूरे हम कह सकते हैं कि जो ही रिस्पॉन्सिबल हैं सभी फिजिकल फोर्सेस में। तो जितने भी फिजिकल फोर्सेस होते हैं उन सभी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन है, वो बोसोन है। तो उसके बाद बोसोन क्या है, तो पार्टिकल फिजिक्स में अगर हम देखें तो बोसोन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है हुज स्पिन क्वांटम नंबर हैज़ एन इंटीजर वैल्यू। बोसोन फॉर्म वन ऑफ द 2 फंडामेंटल क्लासेस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, द अदर बीइंग fermions and which have odd half integer spin, और ईच ऑब्जर्व सब एटॉमिक पार्टिकल इज आइदर अ बोसोन और अ फर्मियन। तो ये कहा जा रहा है कि जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको भी ऑब्जर्व किया जाता है, या तो वो फर्मियन होते हैं या बोसोन होते हैं। अब सन देख लेते हैं। सन क्या है, ये एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, और इसको 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नॉर्थ वेस्ट सबर्ब में है, जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में, यानी कि फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे है। 23 मेंबर कंट्रीज़ जो हैं इसके मेंबर्स हैं, और ये एक ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर भी है। नेक्स्ट आता है नैरोबी फ्लाइज कॉजिंग डिजीज़ इन सिक्किम। देखिए सिक्किम के अंदर एक बीमारी फैल रही है नैरोबी फ्लाइज की वजह से। नैरोबी की कुछ मक्खियाँ हैं, कुछ फ्लाइज हैं, कुछ कीड़े हैं, उनकी वजह से बीमारी फैल रही है सिक्किम के कॉलेज में। तो नैरोबी फ्लाइज को केनियन फ्लाइज या ड्रैगन बग्स भी कहा जाता है। तो सिक्किम में क्या हो रहा है अगर हम देखें तो करीब करीब 100 स्टूडेंट्स जो हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के ईस्ट सिक्किम में, उनको स्किन इन्फेक्शन हुआ है नैरोबी फ्लाइज की वजह से।
द पॉपुलेशन ऑफ नैरोबी फ्लाइज, जो कि एक स्पीशीज़ है ईस्ट अफ्रीका के रहने वाली, इज़ ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस ऑन कैंपस ऑफ द सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नैरोबी फ्लाइज, जिसको केनियन फ्लाइज भी कहा जाता है या ड्रैगन बग्स भी कहा जाता है, ये छोटे कीड़े की तरह होते हैं, बीटल लाइक इंसेक्ट्स होते हैं, जो दो स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। एक तो है पीटरस एक्सीनियस और एक है पीटरस सेबियस। तो ऐसे करके दो स्पीशीज़ हैं जिनसे ये बिलोंग करते हैं। दे आर ऑरेंज एंड ब्लैक इन कलर एंड थ्राइव इन एरियाज विद हाई रेनफॉल। अब देखिए ये सिक्किम में क्यों मिल रहे हैं, सिक्किम में इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये ऑरेंज ब्लैक कलर के हैं, पहली बात तो। और दूसरी चीज़ ये है कि ये उन्हीं जगह पे होते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। लाइक मोस्ट इंसेक्ट्स द बीटल्स आर अट्रैक्टेड बाय ब्राइट लाइट। ये जो सभी जानवरों की तरह, सभी इंसेक्ट्स की तरह, ये जो भी चमकती हुई रोशनी होती है उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। ह्यूमंस इससे कैसे अफेक्ट होते हैं अगर हम वो देखें तो देखिए ये क्या काम करती है। वैसे तो ये हमारे लिए हेल्पफुल नेचर की है क्योंकि ये जो क्रॉप्स पे जो कीड़े लगते हैं, पेस्ट लगते हैं, उसको खाती है। लेकिन अगर ये इंसान के कांटेक्ट में आ जाए तो ये क्या करते हैं, अगर इंसान के हाथ पे रखी हुई हो फॉर एग्जांपल, और आपने उसको उस पर मसल दिया, उसको मारने के लिए कोशिश की, उसको भगाने की कोशिश की और वो आपके हाथ से मसली गई, तो वो कुछ ऐसा एक लिक्विड छोड़ती है आपकी बॉडी पे जिससे कि पूरी स्किन, जो आपकी पूरी स्किन है, उसमें रैशेस पड़ जाते हैं और पूरी जलन होती है। यूजुअली द इंसेक्ट्स अटैक पेस्ट्स दैट कंज्यूम क्रॉप्स एंड आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस। यानी हमारे लिए वैसे तो यूजफुल है, बट एट टाइम्स दे कम इन कॉन्टेक्ट विद ह्यूमंस डायरेक्टली एंड कॉज हार्म। तो हेल्थ ऑफिशियल्स का कहना ये है कि ये जो कीड़े हैं ये काटते नहीं हैं। फ्लाइज डू नॉट बाइट बट इफ डिस्टर्ब्ड वाइल सिटिंग ऑन एनीवन्स स्किन दे रिलीज अ पोटेंट एसिडिक सब्सटेंस दैट कॉजेज बर्न्स। तो ये क्या करते हैं कि ये काटेंगे नहीं, लेकिन अगर आप इसको छेड़ेंगे तो उसके वजह से ये कोई एक एसिड छोड़ेगा अपने प्रोटेक्शन के लिए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे जो भी बर्न्स हैं यानी कि जो भी जलन है वो होने लगेंगी। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड पीड्रिन एंड कैन कॉज इरिटेशन इफ इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन लीडिंग टू लीजन्स और अनयूजुअल मार्क्स और कलरिंग ऑन द स्किन। तो स्किन बिगिंस टू हील इन अ फ्यू वीक। अब कहा जा रहा है कि एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में स्किन जो आपकी सही होने लगेगी। लेकिन अगर आपने वहाँ पे खुजाया या वहाँ पे आपने कुछ भी इचिंग की तो वहाँ पे उससे क्या होगा कि वहाँ पे वो चीज़ें जो हैं वो ख़राब होने लगेंगी, स्किन ख़राब होने लगेगी। इफ़ द विक्टिम स्क्रैचेज द इरिटेटेड स्किन तो वहाँ पे वो दिक्कत होने लगेगी। अगर मेजर आउटब्रेक्स देखें इस बीमारी के तो देखें तो मेजर आउटब्रेक्स हैव हैपेंड इन केनिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका। 1998 में यूजुअली हैवी रेन जब हुई तो उस टाइम पे ये जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो ये कीड़े जो हैं बहुत ज़्यादा निकल के आने लगे। अफ्रीका के बाहर आउटब्रेक्स जो हैं भारत में भी देखा गया है, जापान में हुआ है, इजराइल में हुआ है और पैराग्वे में हुआ है। तो अपने आप को बचाने का क्या तरीका है इससे? तो एक तो आपको मॉस्किटो नेट्स में सोना है, यानी कि अगर आप मच्छरदानी लगा के सोएंगे तो आप बच जाएंगे इससे। और अगर ये आपके हाथ पे आ भी जाती है तो इसको मसलिए मत और इसको क्या करिए, फूंक मार के या जेंटली हाथ से इसको हटा दीजिए अपने हाथ से। अगर आप इसको हटा देंगे आराम से तो ये कोई भी एसिड नहीं छोड़ेगा, यानी कि ये एसिड जो छोड़ता है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए छोड़ता है, क्योंकि जब मच्छर, यानी कि ये इसका एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। तो अगर आपने कोई ऐसा नहीं किया कि जिसके वजह से ये अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर करे तो आपके हाथ पे ये एसिड नहीं छोड़ेगा। द एरियाज वेयर द फ्लाइज सिट्स शुड बी वॉश्ड विद सोप एंड वाटर। उस एरिया को सोप से, यानी कि साबुन पानी से उसको धो लीजिए। इफ़ दे आर स्क्वेल्स्ड, अगर वो मसले गए हैं, एंड एंड अप लिविंग टॉक्सिक फ्लूइड्स ऑन द स्किन, केयर शुड बी टेकन दैट अनवॉश्ड हैंड्स डू नॉट टच एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी और पर्टिकुलरली द आईज। अब ये कहा जा रहा है कि मान लेते हैं अगर उसको मसल दिया गया, उसने एसिड छोड़ दिया आपके हाथ पे, तो अब क्या काम करिए कि ये ध्यान रखिए कि जो आपके अनवॉश्ड हैंड्स हैं, यानी कि जो हाथ धुले नहीं हैं, वो आपकी बॉडी के किसी और पार्ट को टच ना करें, ना स्पेशली आंखों को टच ना करें, नहीं तो सब जगह पे वो एसिड अगर लगेगा तो वो इरिटेशन करने लगेगा। तो गाइज़ इसी के साथ खत्म होते हैं ऐसे करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, इसको आप कवर कर लीजिए। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।